कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं भाई साहब और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा आप अपनी परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी किधर हैं, आखिर क्या हुआ। लेकिन उधर से केवल एक ही रट कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी गड़बड़ाहट में मैं जैसे तैसे समय निकाल कर वहाँ पहुँचा। देखा तो भाई साहब हमारे मित्र जो एक जज है सामने बैठे हुए थे। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 13 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी कुछ नहीं कह रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी से कहा कि आप ही बता दो। वो बोली कि देखिए ये तलाक के पेपर ये कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है। बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट करके आए हैं। मैंने घर के नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आ गई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की पिलाने की, पर उन्होंने नहीं पी। और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई थी कि मेरी पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती, और ना ये उनसे बात करती थी और ना ही बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करने लगे थे। माँ ने 10 दिन पहले ही बोल दिया था बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। भाई साहब जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, मेरी माँ मेरे साथ रात भर बैठी रही। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था, उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली नहीं बेटा अभी खाना बना के आ रही हूँ इसलिए गर्म लग रहा है तुझे। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम ना ख़राब हो जाए। और ये कहते कहते वो दोस्त जज साहब रोने लगे और बोले जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों को क्या देंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं जब ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी ही प्यारी है और माँ इतनी ही बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी रहना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। भाई साहब जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके मैं उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं अपनी माँ के साथ तो रह सकता हूँ।
और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा वो बेचारे रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, हम लोग अभी नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे नोएडा उस वृद्धाश्रम में पहुंच गए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उस वृद्धाश्रम का गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, साहब आप क्या काम करते हो? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब भी आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ आप क्या न्याय करोगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं इन्हें मार ना दें, मैं तो अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, विश्वास कीजिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में वो माँ को ले आई। कमरे का जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी की बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे दिखी तो उनको लगा कि बात खुल ना जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली के लोग एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे और लोग जाग जाग कर बाहर तक आ ही गए। उन सभी की आंखें नम थी। कुछ समय बाद चलने की तैयारी थी और पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आ गए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा के साथ देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आ जाए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और वो दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है। माँ बाप जिसके साथ हैं वही व्यक्ति खुशी है। अपने माँ बाप को उनके मरने से पहले ना मारें। माँ बाप हमारी ताकत है, उन्हें बेसहारा न होने दें। अगर वे कमज़ोर हुए तो हमारी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं है। अगर आपकी परिचित परिवार में ऐसी कोई भी समस्या हो तो उसको ये ज़रूर पढ़वाएं, उसको सुनवाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी माँ हमारे बाप को बेसहारा बेघर न होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए, बूढ़े बाप की आंखों से आंसू गिर गए, ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है, बाप की छाया में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना।